Welcome to my YouTube channel. This is Dharam Singh Radhavat and I am back with another video which is related to the grammar, English grammar. Today we are going to discuss one of the most important topics in English grammar, which is the pronoun. आज हम pronoun के बारे में डिस्कस करेंगे. तो pronoun काफ़ी important टॉपिक है. यहाँ से क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्लस जो भी एकेडमिक एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक. सबसे पहले तो समझेंगे प्रोनाउन आते कहाँ से हैं, कहाँ से लिए गए हैं. ध्यान रखना, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है. टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, उनमें से एक क्या है, प्रोनाउन भी होता है. ठीक है. इसके बाद नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो नाउन के इक्वल ही होता है प्रोनाउन, क्योंकि जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहा जाता है. ठीक है, ये चीज़ समझ लेना अच्छे से कि जहाँ नाउन यूज होता है वहाँ पे प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रोनाउन में क्या क्या होता है, केस भी होते हैं, जेंडर भी होते हैं प्रोनाउन के. जेंडर भी होते हैं प्रोनाउन के, नंबर भी होते हैं, पर्सन भी होता है. प्रोनाउन में हर चीज़ आ जाती है. ठीक है. और बात करें, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, तो वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली. कौन कौन से? नॉमिनेटिंग केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. और सफिक्स इनमें जोड़ दिया जाता है किस में, पर्सनल प्रोनाउन में, सेल्फ और सेल्फ. तो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे हिमसेल्फ, हिम में क्या जोड़ दिया गया, सेल्फ जोड़ने पे क्या बन जाता है, हिमसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो अगर जोड़ डालने के लिए उसका यूज करें सब्जेक्ट पर, तो उसी को क्या कहने लगते हैं, रिफ्लेक्सिव को ही एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है. एम्फेटिक का एक नाम और है इंटेंसिव प्रोनाउन. ठीक है ना. इसके बाद अगर अपन बात करें रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये एडजेक्टिव का काम करती हैं. ये इस ऐसे क्लॉज को अपने आप से जोड़ते हैं जो किसी नाउन को क्लैरिफाई करता है. ठीक है. चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसी नाउन के बारे में. ठीक है. इसके बाद अगर अपन बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब बात आती है कि एंटीसीडेंट होता क्या है ये एंटीसीडेंट. जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आते हैं वही क्या होता है, एंटीसीडेंट कहलाता है. ठीक है. हमेशा कोई नाउन को रिप्लेस तो करता ही है प्रोनाउन, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम. जब भी कभी भी जिस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे वो नाउन ही एंटीसीडेंट है. यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कहाँ नहीं होता, मतलब इसका एंटीसीडेंट नहीं होता, नाउन नहीं होता, तभी तो उसको इंडेफिनिट नाम रखा गया है उसका. ठीक है. प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव को देख लेते हैं. तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जबकि प्रोनाउन क्या होते हैं, वो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. यही डिफरेंस है. ठीक है. और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, जरूरत पड़ने पे नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद कभी भी तुरंत नाउन यूज नहीं होता, एरर हो जाता है ये अगर यूज हो जाए. प्रोनाउन के बाद हमेशा आई तो वर्ब आई, अदरवाइज नाउन नहीं आएगा. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल दिया, यू हैव टू हेल्प हिम. तो यहाँ पे क्या है, यू के बाद हैव आया, तो हैव क्या है, एक वर्ब है, और यू क्या है, प्रोनाउन है. ऐसे ही आई गॉट ए पजल. तो ए पजल में ध्यान रखने की बात यह है कि ए एक एडजेक्टिव है और पजल क्या है, एक नाउन है. ऐसी देयर इज नो एक्टिव केस ऑफ कोविड-19 इन ग्वालियर. तो एक्टिव केस, एक्टिव वर्ड क्या है,
क्वालिफाई कर रहा है केस को। तो जो चीज़ क्वालिफाई करती है, जो जो शब्द क्वालिफाई करता है किसी नाउन को, उसको ही क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं, जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक और, यू कैन टेक एनी स्टेप टू रेस्क्यू अर। तो एनी स्टेप, स्टेप वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए एनी एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, टाइप की बात करें, टोटल 12 टाइप होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक है, सारे जितने भी दिए गए हैं 12 है। ठीक है ना, 12 प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले बात आती है पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये क्या करता है? जितने भी पर्सन होते हैं उनको इंडिकेट करता है, उनकी जगह पर यूज होने वाला प्रोनाउन ही क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। किनकी जगह पर? पर्सन की जगह पर। जिन प्रोनाउन का प्रयोग सभी पुरुषों के लिए होता है, मतलब 3 तरह के पर्सन होते हैं इंग्लिश में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे समझने की बात ये कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आई सिंगुलर में आता है और बी प्लूरल में आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या है? यू आता है। इनके ये वाली जो टेबल है, इसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको लिख लिख के याद कर लेना। ठीक है, इनके जितने भी ये पजेसिव डिटर्मिनर हैं और पजेसिव प्रोनाउन है, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट पजेसिव, और ऐसे ही सब्जेक्टिव का एक नाम और है नॉमिनेटिव गेस। ठीक है, इनको याद रखना। जो थर्ड पर्सन है वो भी दो होते हैं, एक प्लूरल, प्लूरल में क्या आता है? दे, और सिंगुलर में क्या आता है? बाकी सब, ई सी। ठीक है, चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक, इनको थोड़ा साथ में समझते चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब होता है? जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम उसी पर इफेक्ट डाल दे। ठीक है ना, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को हर्ट किया, मैंने काम किया तो उससे हर्ट कौन हुआ? मैं। ठीक है, वी हैव हर्ट आवर सेल्फ, तो हमने कोई काम किया तो उससे हर्ट कौन हुआ? हम खुद, स्वयं। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वही क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम उसी पर इफेक्ट डाल दे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या हर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य उसी पे क्या कर दे? इफेक्ट डाल दे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। इसका प्लेस ध्यान रखना, इसका प्लेस वर्ब के बाद होता है, यानी वर्ब के बाद यूज होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखने में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम होती है, बस अंतर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होता है यूज? वर्ब के बाद। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होगा? वर्ब के बाद, और एम्फेटिक सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये चीज़ है ध्यान रखने की। यहाँ पे क्या ये दिया है, जैसे ये दिया आई माई सेल्फ डू इट, विल डू इट, तो यहाँ पे क्या है? आई के बाद माई सेल्फ तुरंत आ गया, सब्जेक्ट के बाद ही जब यूज हो जाए तो एम्फेटिक होता है। एम्फेटिक मीन्स होता है दृढ़ता सूचक। तो जब हमें प्रेशराइज करना हो किसी बात पे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर हरसेल्फ टॉट मी। यहाँ पे क्या है? टीचर हरसेल्फ टॉट मी दिस, तो यहाँ पे हरसेल्फ टीचर के बाद आया। ठीक है, ऐसे ही द पीपल देमसेल्व्स आर नॉट वेरी रिच, तो यहाँ भी क्या है? पीपल देमसेल्व्स आया, पीपल के बाद देमसेल्व्स आ गए, तो देमसेल्व्स पीपल के लिए आया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब भी आ जाए ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ्स लगा हुआ प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए तो उसी को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका यूज सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो ये टोटल क्या है?
ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ईच, ईदर, नीदर, ये सारे सब्जेक्ट है ना, ये वाले जो भी प्रोनाउन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव का काम करते हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा एक्ट, तो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना। ईच, नीदर, ईदर, एनी, बोथ, नन, इनके बाद जब भी ऑफ आए तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है विशेष। इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, अगर नाउन आ जाए ना तो समझ जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, यहाँ समझने की बात यह है कि एवरीवन एवरी से बना, तो एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है। एवरी से एवरीवन प्रोनाउन बनता है, एवरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा डीप समझें तो समझ लेते हैं। ईच का यूज होता है जब सेपरेटली एक्शन हो रहा हो सभी पे, मतलब एक एक करके प्रत्येक की हो। जब कोई कार्य बहुत सारे नाउन है उन पर काम हो रहा है लेकिन वो सेपरेटली हो रहा है एक एक करके, तो ईच का यूज करेंगे। ईदर का यूज कब करते हैं, दो के लिए, और नीदर का भी दो के लिए। बस ध्यान रखना ईदर का दो में से एक हमें एक चीज को सिलेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, ईदर का यूज करते हैं, और नीदर का यूज क्या करते हैं, दो में से एक का भी सिलेक्शन नहीं करना हो तब नीदर का यूज करेंगे। बोथ का दो में से जब दोनों का सिलेक्शन हो, मतलब दोनों की दोनों चीज़ों को हमें इंडिकेट करना हो तो क्या करेंगे, बोथ का यूज करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, ईदर, नीदर, बोथ, इन तीनों का, बोथ भी, ईदर भी और नीदर भी, इनके बाद कभी भी क्या नहीं आता, नॉट का यूज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और आगे अपन डीप पढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये बेसिक प्रोनाउन चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद एडवांस प्रोनाउन, जब एडवांस ग्रामर की सीरीज लॉन्च करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो बेसिक आना जरूरी है, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद जो एडवांस लेवल की सीरीज प्रिपेयर करी है हमने, वो सीरीज सीधे बोर्ड से रिकॉर्ड की जाएगी। अभी क्या है, थोड़ा अरेंज नहीं हो पा रहा, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे मार्केट बंद है, तो सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं सीधे डायरेक्ट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हुआ रिकॉर्ड करवाऊँगा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब है डेमोस्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना या इशारा करना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। इशारा करने के लिए इंग्लिश में चार प्रोनाउन है, कौन कौन से, ये दीज, दोज, दिस, दैट। इनके बाद जब भी नाउन आ जाए ना तब इनको एडजेक्टिव कहेंगे, और जब इनके बाद कोई वर्ब आ जाए तब इनको क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस लुक्स लाइक अ वंडरफुल कार दैट आई वुड ड्राइव, तो यहाँ पे क्या है, जिसके बाद वर्ब आ गई है, जब वर्ब आ गई है तो उसको क्या कहेंगे, ना प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब जिसके बाद कभी भी वो आ जाए ना नाउन, तब उसको क्या कहने लगते, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ऐसे हम कहें, दिस बुक, दिस के बाद बुक यूज कर दिया तो वो क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। जैसे दिस वाज एंट्री, तो दिस के बाद क्या आया, वर्ब आ गई बाद, जब वर्ब आ गई है तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया दिस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ध्यान ये रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी सेम प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर क्या है, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, हमेशा वर्ब आएगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद जब भी वर्ब आ जाए ना तो वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जब वर्ब नहीं आती, नाउन आ जाए, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं अपन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद सेवंथ काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन से संबंध प्रकट करता है जिसकी यह व्याख्या कर रहा है।
देखो कई बार क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। और जब जिस नाउन को ये क्वालिफाई करता है, उसको उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्यक्ति या वस्तु जिसे रिलेटिव प्रोनाउन संबोधित करता है वह एंटीसीडेंट कहलाता है। अकेला यही नहीं, कोई भी प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है वो एंटीसीडेंट ही होता है। लेकिन ये एंटीसीडेंट टर्म आया यहीं से, कहाँ से आया है, रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। क्या आया, ये कहा गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन के लिए आएगा उस नाउन को ही क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, बस ये समझ लो आप। प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन क्या है, किसी नाउन को रिप्लेस करना। अब जिस नाउन को वो रिप्लेस करता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस की है, और वो चीज़ क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट को ही क्लियरिफाई करता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के दो फंक्शन हैं, ऑब्जेक्ट का काम करता है और मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है ना। ये काम है इसके दो, कौन कौन से हैं, एक तो सब्जेक्ट का काम या ऑब्जेक्ट का काम, और दूसरा मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से ऐड करने का काम, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, ये क्लॉज टॉपिक में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव क्लॉज वह होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, व्हेन से शुरू होकर होती है, ठीक है। ऐसी क्लॉज होती हैं जो हु, विच, दैट, व्हेन, हुम इनसे शुरू होती है। वे नाउन जो उनके पहले आते को पहचाने, वर्णन करने या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने में प्रयुक्त होती है। यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमने भी बताया किसी नाउन को क्वालिफाई करने, किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के यूज पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, एरर भी आते हैं, थोड़ा समझते हुए पढ़ते जाना है इसको। वीडियो को कोशिश करें 2 से 3 बार देखने की, और नोट्स भी बनाएं साथ में, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, नोट्स बना लेंगे तो सही रहेगा। इसके अलावा हम पीडीएफ की इसमें लिंक सेंड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने हिसाब से उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, जब हम बताना चाह रहे हो कि किसके बारे में बात करना है हम, ठीक है ना। जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हो जिस चीज़ के बारे में, उसी के लिए क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में जो हिंदी होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, उसको क्या बोलते हैं, जो, हिंदी में। और देखते हैं, जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है उसके लिए क्या अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हु का यूज कहाँ होता है, ह्यूमन के लिए। एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं, विच। इनको ना माइंड में रखना है, तो ये माइंड में नहीं रखा तो रिलेटिव प्रोनाउन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। फिर वही होता रहेगा जो अभी तक होता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन समझने के लिए ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, इनको रटना और समझना दोनों चीज़ें करनी है आपको, रटना भी है और समझना भी है। अकेले समझने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा डेट का यूज ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जब नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे होते हैं हम, और हम ये एडिशनल जानकारी नहीं भी दें तो सुनने वाला बताई जा रही वस्तु या नाउन को पहचान सकता हो, तो सेंटेंस में हु और विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब जब पता हो सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं तो हु और विच का यूज करेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, किस नाउन की बात हो रही है। लेकिन जब पता नहीं है तो दैट का यूज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनका ध्यान रखना है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या है, पहले देख लेते हैं।
हु क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, और हुम क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हु का यूज कहाँ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करना हो, और हुम का प्रयोग कहाँ होता है, जब हमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, द बॉय हु इज टॉकिंग टू माई ब्रदर। तो द बॉय के बाद हु आया, तो हु क्या है, सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, द बॉय के लिए। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन whom बी टॉट, ऑब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, whom, अभी बताया था। क्या लिखा है, द चिल्ड्रन whom बी ब्रॉट विद अस आर माई नेबर्स। यहाँ पे समझने की बात ये कि जब भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो whom यूज करेंगे, और सब्जेक्ट के लिए who यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल क्या कह रहा है, यूज हु टू रेफर टू पीपल, यूज दैट टू रेफर टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट। वही बात है, लोगों के लिए हमें क्या करना है, यूज हु का, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना है, whom का, दैट का। एग्जाम्पल देख लो, जैसे द गर्ल हु इज रनिंग वेरी फास्ट। तो द गर्ल लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, हु। लेकिन डॉग है, एनिमल के लिए दैट का यूज किया जा सकता है। तो द डॉग दैट इज रनिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पे क्या है, डॉग के लिए क्या आ गया, दैट। थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल ये कह रहा है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल, जब आवश्यक हो जानकारी, तब क्या होता है, यूज विच। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल, जब जरूरत आवश्यक नहीं होती जानकारी, तब क्या करते हैं, विच का यूज। ठीक है, और जब जानकारी, जो इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या करते हैं, दैट का यूज। द डॉग दैट हैज ए रेड कॉलर बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जिस डॉग की कॉलर रेड है वो मेरा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो दैट यूज करते हैं, अनइम्पोर्टेंट होती है तो विच का यूज करते हैं। और एग्जांपल देख लो, द टेबल विच बिलोंग टू माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन इन माई फैमिली फॉर 100 ईयर्स। तो ये ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, टेबल की बात की जा रही है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, द स्टोर दैट इज ऑन द कॉर्नर ऑफ द पार्क एंड एम इज माई फेवरेट बुक स्टोर। तो यहाँ पे एक एड्रेस दिया और कहा गया है कि जो स्टोर कॉर्नर पे है पार्क एंड एम के, वो क्या फेवरेट बुक स्टोर है। तो स्टोर क्या नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के लिए दैट का यूज होता है। सेकंड सेंटेंस है, द माई बैक पैक विच आई लेफ्ट ऑन द बस इज ब्लू एंड पर्पल। तो बैक पैक क्या है, बैग होते हैं, बैग, यहाँ पे विच का यूज कर दिया बैग के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए विच का यूज भी हो जाता है। द टीचर whom I like the most is Mrs. Harrison। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर whom का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है ना, जिसे के रूप में, जो के लिए हुआ था, जिसे का मीनिंग निकालना हो तो whom का यूज करें। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, द प्रिंसिपल हु टुक मिस्टर डार्निंग्स प्लेस इज वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल के लिए हुआ आ गया। प्रिंसिपल क्या है, एंटीसीडेंट है, समझना इस चीज को। द टाइम व्हेन यू शुड केयर अबाउट योर ग्रेड्स इज नाउ। तो यहाँ पे द टाइम क्या एंटीसीडेंट है, और व्हेन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये चीज होती है। सिक्स्थ सेंटेंस देख लो, द हाउस वेयर आई ग्रू अप इज ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट। जहाँ पे मैं बड़ा हुआ तो वो नेक्स्ट स्ट्रीट में होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेयर किसके लिए आया, हाउस के लिए, तो हाउस हुआ एंटीसीडेंट, और वेयर क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। सेवेंथ सेंटेंस देख लो, द गर्ल हुज हेयर इज ब्रेडेड इज ऑन माई बास्केटबॉल टीम। इन माई बास्केटबॉल टीम होना चाहिए, रॉन्ग हो गया ये प्रपोजिशन, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जिस लड़की के बाल बंधे हुए हैं, टोटी की कर रखी है उसने, तो क्या है, वो मेरी बास्केटबॉल टीम में। तो यहाँ पे हुज जिसके, जिसके यानी कि पोजीशन बतलाना हमें जब किसी मनुष्य का, तो हुज का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना तो हुम का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में ले जाना तो सब्जेक्टिव केस में हु का यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो इंग्लिश में दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। ठीक है, ज़्यादा ना समझ के इनका सीधा पोस्टमार्टम करते हैं फिर। ठीक है, वन अनदर होता है, वो क्या है,
दो से अधिक के लिए यूज होता है। दो से अधिक नाउन के लिए जब हमें यूज करना हो तो वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। और ईच अदर का यूज कहाँ करेंगे? दो नाउन के लिए। बस समझने की बात ये है कि जब दो काम, मतलब एक काम हो रहा हो कोई भी, लेकिन वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा हो, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग कोई काम कर रहे हो मिलके साथ में, और एक दूसरे पे इक्वली इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल एक्शन, यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल एक्शन, इसका कनेक्शन है म्यूचुअल एक्शन, ठीक है। इस चीज को समझ लेना आप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन एंड अदर और ईच अदर, ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रोनाउन भले ही हैं, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन दे देते हैं, तो लोग क्या समझ नहीं पाते, पढ़ते नहीं है थोड़ा सा। तो अपन तो पढ़ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। मारिया एंड जॉन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। तो यहाँ पे क्या, एक दूसरे को उन्होंने क्या काम कैसे हुआ? एक दूसरे पे हुआ। जब एक दूसरे के साथ कोई काम होता है, हमने क्या बताया, म्यूचुअली जब कोई एक्शन हो, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो दोनों ने एक दूसरे को रिंग दी है, तो क्या यूज किया गया? ईच अदर, ठीक है। वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। तो हम सभी क्या करते हैं? हॉलीडेज के दौरान एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? दो लोगों की बात हो रही है, ईच अदर का यूज हुआ है, समझ जाना, ठीक है। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस। तो सभी बच्चों ने क्या एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किया। कब किया? प्रैक्टिस स्पीच करने के बाद। समझने की बात ये है कि दो से अधिक होंगे स्टूडेंट, तो वन अनदर आ गए, ठीक। द किड्स स्पेंट द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर। तो बच्चों ने क्या है, पूरा आफ्टरनून कैसे स्पेंड कर दिया? एक दूसरे की तरफ बॉल को किक करते हुए, ठीक है। तो वो भी दो से अधिक की बात हो रही है। इसके बाद बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा अनिश्चित नाउन के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जिस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं हो और उस नाउन के लिए हमें प्रोनाउन लगाना हो, तो कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाएंगे। टोटल ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। बस इनके लास्ट में यहाँ तो वन आएगा, या बॉडी आएगा, और या क्या आएगा? थिंग आएगा। तीन चीजें आती हैं, या तो बॉडी आएगा, या वन आएगा, या थिंग आएगा। ये चीज समझ लेना आप अच्छे, ठीक है। ये इनकी खासियत है। किसी भी प्रोनाउन के लास्ट में अगर थिंग आए, बॉडी आए, या वन आए, तो उसको क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इनका यूज कहाँ होता है? जिन्हें हम जानते नहीं हो, जिस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आई ओपनड द डोर बट देयर वाज नो वन एट होम, ठीक है। कोई नहीं था घर पे, मैंने जब डोर खोला। तो यहाँ पे क्या है? नो वन, जो था ही नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, हमें उसके बारे में भी बताना है। इंडेफिनिट ही है, कोई था ही नहीं। इट वॉज ए वेरी क्लियर डे, वी कुड सी एवरीथिंग। हम हर चीज देख सकते हैं। हर चीज में क्या है? क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जहाँ पे नाउन स्पष्ट नहीं हो, वहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नोट में। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। किसी विशेष व्यक्ति के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता नहीं है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। या थिंग हो, या अमाउंट हो, कुछ भी हो, किसी स्पेशल के लिए नहीं होता, ठीक है। और इट इज वैग एंड नॉट डेफिनेट। ये क्या है? अनिश्चित होता है, डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। सम टिपिकल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर, कुछ और भी हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन इनके अलावा। 12 तो हैं ही बेसिक, इसके अलावा और कौन कौन से हैं ये दिए गए हैं। ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ये सब जितने भी दिए गए ना, ये सभी यूज किसके रूप में होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। अब समझने की बात ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में ये यूज हो जाते हैं। जैसे मैनी दिया है, फ्यू दिया है। कई बार क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनी, फ्यू, एनी, ये तो एडजेक्टिव भी हैं। ऑल,
तो ध्यान रखना, जब डायरेक्ट इनके बाद वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब, जब वर्ब आ जाती है तब इनको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन ही कहते हैं। लेकिन जब इनके बाद नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, समझ गए ना। जैसे कि ऑल द बॉयज ऑफ माई क्लास आर मेकिंग ए नॉइज, तो वहां पे क्या है, ऑल के बाद बॉयज आ गया तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन ऑल आर मेकिंग ए नॉइज कह दें हम तो फिर वो क्या हो गया, ऑल, फिर वो ऑल क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में चला गया। जैसे फ्यू आर absent, तो फ्यू आर absent में फ्यू मतलब पता ही नहीं चल रहा ना, इंडेफिनिट ही है, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन रहा फ्यू आर absent। लेकिन फ्यू बॉयज आर absent कह दें हम तो फ्यू बॉयज आर absent में फ्यू क्या हुआ, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, क्योंकि फ्यू ने क्या कर दिया, बॉयज को क्वालिफाई किया। जहां भी क्वालिफाई करेगा ना उनको, जो भी वर्ड वो एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है, ये समझ लो। इसके बाद अगर अपन बात करें और देख लेते हैं, इसके और भी रूल्स हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, बी यूज ए सिंगुलर वर्ब आफ्टर एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, सिंगुलरली यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया, एवरीबॉडी लव्स सैली, सैली को हर कोई चाहता है। तो एवरीबॉडी क्या है, एक सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसके साथ वर्ब आई है वो सिंगुलर आई, लव्स। जैसे एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी, तो एवरीथिंग के बाद वाज आ गया, वर्ब कभी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते, ठीक है। When we refer back to an indefinite pronoun, we normally use a plural pronoun. तो ध्यान ये रखना, जब हमें रेफर करना हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी रेफर करना हो, हाँ, तो क्या करेंगे, तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है, ही या सी यूज नहीं करते। जैसे एवरीबॉडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट को हर किसी ने एंजॉय किया। दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड, और उन्होंने क्या हुआ, खड़े होकर तालियां बजाई। तो समझने की बात ये कि दे आया, तो दे किसके लिए आया, एवरीबॉडी के लिए आया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसके लिए दे आया तो इससे क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए भी नाउन यूज करना हो हमें तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। आई विल टेल समबॉडी दैट डिनर इज रेडी, मैं किसी को बता दूंगा कि डिनर रेडी है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वेटिंग ए लॉन्ग टाइम, तो वो काफी समय से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, समझने की बात ये है कि समबॉडी के लिए दे आया है, ठीक है ना। मतलब कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमें एक और प्रोनाउन यूज करना हो तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन में, यानी कि दे होगा, ठीक है। नो बॉडी केम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूल ये है कि जब भी निगेटिवली हमें यूज करना हो तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि नॉट का यूज नहीं करेंगे, इन्हीं में नॉट लग जाता है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे नो बॉडी केम, ऐसे नहीं कहेंगे एनी बॉडी डिडंट कम, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है आप। इसके बाद क्या है, बी डू नॉट यूज अनदर निगेटिव इन क्लॉज विद नो बॉडी, नो वन एंड नथिंग। देखो ये ऑलरेडी क्या निगेटिव वर्ड है, और इनके साथ एक्स्ट्रा निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। जैसे नथिंग हैपेंड, तो एनीथिंग डिडंट हैपन नहीं बोले, समझने की बात ये, नथिंग हैपेंड ऑलरेडी निगेटिव ही है। जैसे नथिंग डिडंट हैपन, ये भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, वी कैन ऐड एस टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन टू मेक अ पजेसिव, पजेसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में एस जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दिया है, इज दिस एनी बॉडीज कैट, और ऐसे दिया है दे वर स्टेइंग इन समबॉडीज हाउस, ठीक है। इसमें एक रूल और है, वो ध्यान रखना है। वो रूल क्या है, इंडेफिनिट के साथ एक और तरीका होता है पजेसिव बनाने का, एनी बॉडी या समबॉडी, ये वाले जितने भी वर्ड हैं इनमें डायरेक्ट एस ना लगाकर एनी बॉडी समबॉडी एल से लगा के उसमें लगाते हैं, समबॉडी एल से कर देंगे, ठीक है। एल से के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, दो तरीके से लगता है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है, ये एस डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। थोड़ा ओल्ड ग्रामर में क्या है, एल से भी यूज होता था, ठीक है। ऑल द फैमिली केम, ऑल द फैमिलीज केम होगा, यहाँ पे क्या ये रॉन्ग यूज हुआ है, ऑल द फैमिलीज केम बट नो वन एल्स,
ठीक है, पूरी फैमिली आई लेकिन कोई अलग से नहीं आया, कोई और नहीं आया। इफ माइकल कैंट कम वील आस्क समबॉडी एल्स, ठीक है, हम किसी और से कह देंगे माइकल नहीं आता, ठीक है। आई थिंक दिस इज समबॉडी एल्सेस कैट, मुझे लगता है कि ये किसी और की कैट है। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई ना, क्या कह रहे थे हम, वी यूज एल से आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये रूल थोड़ा समझ लो इसको, हाँ। क्या कह रहा है ये रूल, ये कह रहा है कि वी यूज एल से आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन टू रेफर अदर पीपल और थिंग, हमें जब किसी दूसरे चीज़ों के बारे में रेफर करना हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो तब क्या करेंगे, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल से का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेंथ प्रोनाउन पे। टेंथ प्रोनाउन क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, वाटर और हाउ होते हैं ये, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाटर हाउ कहाँ होता है, जैसे वॉट का यूज होता है ना, कई बार होता है अपने ऐसे बोलते हैं, व्हाट डिड यू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट का यूज हुआ है, तो वो व्हाट क्या हुआ, एक प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे व्हाट डिड ही भाई मैकबुक एयर, क्या उसने मैकबुक एयर ले ली, मैकबुक एयर क्या है, एक लैपटॉप होता है एप्पल का, उसकी बात हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, तो हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, तो वहाँ पे हाउ क्या है, हाउ ताज हाउ क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ठीक है। इन दी सेंटेंसेस द प्रोनाउन व्हाट हाउ आर एक्टिंग एज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के जैसे यूज करता है। इसके बाद बात आती है इम्पर्सनल प्रोनाउन की, तो इट क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा और समझें, इट का यूज कहाँ होता है, टाइम और डेट की बात करते तो इट का यूज होता है, जैसे इट्स नियरली 1 o'clock, इट्स माई बर्थडे। जब डेट और टाइम की बात होती है तो किसका यूज करते हैं, इट का। वेदर को जब हमें एक्सप्रेस करना तो किसका यूज करेंगे, इट का ही करेंगे, जैसे इट्स रेनिंग, इट्स लवली डे, इट वॉज गेटिंग कोल्ड। We use it with the verb be and an ing form to plus infinitive to express opinion, जब हमें ओपिनियन देना हो तो इट के साथ क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू मीट यू दिया है, और बी के साथ सीधे सीधे हमें कोई ओपिनियन देना हो, जैसे इट्स ग्रेट लिविंग ईयर, यहाँ भी क्या है, इट्स, तो इट में क्या है कि इज जोड़ा है, तो इज क्या एक बी फॉर्म होती है वर्ब, ठीक है। जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे इज क्या कैसे बनता है, ठीक। और कहाँ यूज होता है इट का, वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, जैसे कि हियर इज अ पेन, टेक इट, इसको ले लो, ये पेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इट का यूज कहाँ हुआ, नॉन लिविंग के लिए, पेन के लिए। दिस इज द बुक आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, यह वही बुक है जो, यह वही बुक है मैंने वाई कहाँ से खरीदी, मार्केट से, तो वाई क्या है, इट। अब इट क्या है, बुक के लिए आया, तो बुक के लिए आया तो बुक क्या है, नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग के लिए भी इट का यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है इट का, देख लेते हैं। एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, इट्स मतलब घोड़ा गिरा और उसने अपना पैर तोड़ लिया, तो यहाँ पे क्या है, इट इसके लिए आया, हॉर्स के लिए आया, ठीक है ना। आई सा योर काउ, मैंने आपकी काउ देखी, इट वॉज ग्रेजिंग इन माई फार्म, ये मेरे खेत में चल रही थी, तो यहाँ पे क्या है, इट काऊ के लिए आया, एनिमल के लिए क्या यूज होता है, इट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूज है इट का, बी यूज इट फॉर ए यंग चाइल्ड अनलेस बी विश टू मेंशन इट्स जेंडर। कई बार क्या होता है, बच्चों का हमें जेंडर मेंशन नहीं करना हो तो हमें किसका यूज करेंगे, फिर यूज करें हम किसका, इट का। यू कैन टेक योर बेबी अदरवाइज इट विल स्टार्ट बीपिंग, यहाँ पे क्या है, आप अपना बच्चा ले लो नहीं तो क्या होगा, ये रोने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, इट बेबी के लिए आया, हमें जेंडर मेंशन नहीं करना था तो हमने क्या यूज कर दिया, इट का। तो इट का यूज कहाँ होता है, जब हमें
जेंडर को मेंशन नहीं करना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या है, टू एम्फेसाइज ऑन ए सब्जेक्ट, जब हमें सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो किसका यूज कर दें, इट का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इट्स यू हु हैव टेकन माई बुक, यह आप हैं जिसने मेरी बुक ले ली है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आप पर यानी यू पर जोर दिया जा रहा है। इट्स आई हु हैव गिवन यू द शेयर, यह मैं हूँ जिसने आपको शेयर दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, इट का यूज कहाँ हुआ, आई पर जोर देने के लिए। पहले सेंटेंस में इट का यूज कहाँ हुआ, यू पर जोर देने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन, तो थोड़ा समझते हैं इसको। देखो पजेसिव प्रोनाउन पर्सनल से ही बनता है, ये यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। जैसे आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। यू का क्या होता है, योर। ई का क्या होता है, एज। सी का क्या होता है, हर्स। वी का क्या होता है, अवर्स, ठीक है। दे का क्या होता है, देयर। तो ये सभी कौन से प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। इनका यूज देख लेते हैं। बी कैन यूज अ possessive pronoun instead of a full noun phrase to avoid repeating words, जब हमें रिपीटिंग वर्ड्स को रोकना हो, मतलब वर्ड्स का रिपीटेशन रोकना हो, तो हम बार बार उन वर्ड्स का यूज ना करके possessive pronoun का यूज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इज दैट जॉन्स कार, नो इट्स माइन, क्या यह जॉन की कार है, तो आंसर मिला नहीं यह मेरी है। ऐसे नहीं बोलेंगे, नॉट, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, नो दिस इज माई कार, इतना नहीं बोला जाएगा, बस शॉर्ट में बोल देंगे, ठीक है। रिपीटेशन रुक जाएगा कार का, कार एक बार यूज हो गया तो डायरेक्ट माइन यूज कर दिया, बात खत्म। जैसे हुज कोट इज दिस, तो इज इट योर कोट, या हुज कोट इज दिस ऐसे क्वेश्चन किया गया तो इज इट योर्स ऐसे पूछा गया, तो इज इट योर कोट, ऐसे बार बार कोट का यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। मतलब जब भी हमें रिपीटेशन रोकना हो तो बेसिकली तो प्रोनाउन का यूज होता ही है, उसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन का स्पेशली यूज होता है इस तरह से, ठीक है। हर कोट इज ग्रे, माइन इज ब्राउन, माई कोट इज ब्राउन नहीं बोलेंगे, उसका कोट ग्रे है और मेरा कैसा है, ब्राउन है, तो यहाँ पे क्या है, माइन यूज करेंगे ना कि माई कोट, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस ग्रामेटिकली, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, बी कैन यूज पजेसिव प्रोनाउंस आफ्टर ऑफ, ऑफ के बाद भी कई बार क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे सुसान इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सुसान इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। ऑफ भी नहीं यूज होगा। बेसिकली क्या होता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, लेकिन जब पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये नाउन नहीं आता। जैसे कि माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को रिमूव कर दिया, माई का माइन कर दिया, बस। आई एम वन ऑफ सुशांत फ्रेंड्स, आई एम ए फ्रेंड ऑफ सुशांत, तो यहाँ पे क्या सुशांत भी सही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है वियर्ड सा, बट वो सही है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करेंगे आई एम ए फ्रेंड ऑफ सुशांत, ऐसे नहीं बोलेंगे बार बार। सुशांत एक बार यूज हो गया तो बस, उसके बाद क्या सुशांत यूज कर देंगे, फ्रेंड ऑफ सुशांत। नोट क्या कह रहा है, पजेसिव प्रोनाउन नेवर टेक ए नाउन इंस्टेड इट में टेक ए वर्ब, हमेशा क्या होता है, कभी भी इसके साथ नाउन नहीं आता, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। ये जरूरत पड़ने पे क्या यूज हो जाएगा, इसके बाद वर्ब हो सकती है यूज, जैसे कि माइन इज अ कार, तो ये सेंटेंस राइट है, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज माई कार, तो माई क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, इसके बाद कभी नाउन नहीं आता, इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ जाए ना तो समझ जाना वो डिटर्मिनर है। जैसे माई कार है तो माई क्या है, डिटर्मिनर है, और माइन क्या है, एक प्रोनाउन है। और क्या कहा जा रहा है, पजेसिव प्रोनाउन डू नॉट हैव एन अपोस्ट्रोफ, पजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब नाउन को हमें पजेसिव बनाना हो तो अपोस्ट्रोफ यूज करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक यूज हुआ है ये वाले एग्जाम्पल में, ये आई एम ए फ्रेंड ऑफ सुशांत, नाउन है सुशांत, सुशांत को हमें क्या बनाना है, पजेसिव बनाना है, तो हमें अपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक प्रोनाउन का जो वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं उसका वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
ये जो टॉपिक है अभी इसका एडवांस लेवल भी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं हम। ये बेसिक सीरीज है, ठीक है। तो आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जिससे क्या है मैं लाइव आके पढ़ा सकूँ। इतनी जल्दी मैं लाइव आऊँगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। मैं सीधे डायरेक्ट बोर्ड से ही क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। जय हिंद।